सो गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मेरे को बताएंगे सभी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आवाज़ वगैरह सब क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल हमारी पहली क्लास हुई थी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की। आज हमारी उसी कड़ी में दूसरी क्लास है। ठीक है, गुड इवनिंग अंजू, सॉरी अनुज, रेनू। सेकंड क्लास है आज। बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश के सारे बेसिक्स हम बड़े डिटेल में और बड़े शानदार तरीके से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप लोगों को पूरा समझ भी आ रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ। एक भी बच्चा अगर ऐसा रहता है जिसको लगे कि कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है तो तुरंत पूछ लें, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं तो पता नहीं चल पाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। पूछना बहुत ज़रूरी है। किसी को भी अगर थोड़ा सा भी लगता है कि समझ नहीं आ रहा है तो पूछ जरूर लें। ठीक है, ओके, साउंड क्लियर है, सब कुछ क्लियर है? ओके, अगर सब कुछ क्लियर है तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। आप सभी लोग लाइव जरूर रहें, शुरू से लेके लास्ट तक आप देखें, पूरी वीडियो देखें। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको आज की क्लास से। क्योंकि बेसिक मैं हमेशा कहता हूँ, मैं फिर बता देता हूँ जो बात मैं बार बार बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, और उस चीज़ को जरूर समझें कि इंग्लिश में या मैथ्स में या किसी और भी सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स में क्या है भाई साहब, ये आपका परसेंटेज का लड्डू है। आप आए, ये खाया, काम चल गया। आपको एलजेब्रा आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ेगा। आपको प्रॉफिट लॉस आता नहीं आता फर्क नहीं पड़ेगा। आपको टाइम एंड डिस्टेंस आता है नहीं आता फर्क नहीं पड़ेगा। आप अकेला परसेंटेज खा सकते हो। आप आए, एलजेब्रा खाया, काम चल गया। क्योंकि आपको परसेंटेज आता है या नहीं आता, एलजेब्रा में फर्क नहीं पड़ना है आपको। ठीक है, तो क्योंकि ये अलग अलग हैं। ज्योमेट्री आपने पढ़ ली, बेशक आपको एलजेब्रा आता था या नहीं आता था कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्योमेट्री आप पढ़ सकते हो। ज्योमेट्री आती है या नहीं आती है इस पर एलजेब्रा पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सारे टॉपिक अलग अलग हैं। इंग्लिश में दिक्कत क्या है भाई साहब, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, एक एडवर्ब भी है, कोई एडजेक्टिव भी आ रखा है, कोई उसमें प्रेपोजिशन भी आ रखी है। सब कुछ एक ही सेंटेंस में है, सब कुछ एक ही सेंटेंस में है। तो ऐसे में दिक्कत कहाँ आ जाती है? दिक्कत आती है कि जब सब कुछ एक ही सेंटेंस में है तो पहले क्या पढ़ें, पहले क्या पढ़ें। जिस दिन हम पहला भी एग्जाम्पल अगर देंगे, एक एग्जाम्पल भी देना होगा तो उसके लिए सारी इंग्लिश आती है। अगर सारी इंग्लिश की जरूरत होती है, अरे अगर हम वर्ब पढ़ रहे हैं तो हमें एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, और एडवर्ब पढ़ रहे हैं तो हमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी। हम टेंस पढ़ने लगे, टेंस पढ़ते पढ़ते हमें पता चला यार एडवर्ब का बड़ा रोल है, तो क्या एडवर्ब पहले पढ़ें? नहीं, एडवर्ब अगर पहले पढ़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि वर्ब का रोल है, और वर्ब जब हम पढ़ेंगे हम कहेंगे टेंस का रोल है। अब क्या पहले पढ़ें? इसीलिए इंग्लिश में बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सारे लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ें। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मेरे हिसाब से इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर इंग्लिश में कोई टॉपिक है तो वो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अच्छा, खास बात एक और बता देता हूं मैं आपको, जो मैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में आपको पढ़ा रहा हूं, जो चीजें बेसिक्स ऑफ इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, आप मान के चलिए एसएससी के सिलेबस की 50% चीजें एटलीस्ट वहीं से डायरेक्ट पूछी जाएंगी। सारे टॉपिक्स का 50% वही बेसिक से पूछा जाता है। कम से कम 50% क्वेश्चन आपके ग्रामर के बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हो जाएंगे, और वो तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो पढ़िए ना, जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत जरूर पढ़ना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ये मान के चलिए रीढ़ की हड्डी है, आपकी नींव है, नींव है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है ना तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपकी नींव है, अगर आपके घर की नींव कमजोर है ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए बार बार फोकस कर रहा हूं कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ते रहना, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश पढ़ते रहना। अगर वो छोड़ दिया तो सब कुछ छूट जाएगा, ये समझ लेना। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हमने स्टार्ट किया था यहां से, है ना भाई, यहां से स्टार्ट किया था, बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट को लेटर कहते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में। यानी अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। इंग्लिश की वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26 होते हैं। हमने ये भी पढ़ा था 26 लेटर होते हैं। ये बात तो सीखी थी, साथ में ये भी बताया था कि उन 26 को हम दो पार्ट में बांट देते हैं। 21 हमारे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और उसके अलावा अरे जिसको बिल्कुल नहीं आता है, देखो ये तो आता है ना आपको, 26 आपको समझ आ गया ना, कल मैंने समझा दिया। जिसको कुछ नहीं आता है ना उन्हीं के लिए तो है। जिनको लगता है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता
उन सब के लिए ये बैच है। ये बैच बहुत शानदार जाएगा। आप देखो तो सही किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको लगता है, मैं आपसे कह नहीं रहा कि बिना देखे आप कुछ भी ले लो, जो पढ़ा रहा हूं अगर आपको लगता है कि हाँ आप सीख पा रहे हो तो आप लीजिए, अदरवाइज आप पढ़ लिए। आप जितनी फ्री क्लासेस हैं आप सारी की सारी पढ़िए, टाइम आपका खराब नहीं होगा, 100% आप सीख के जाएंगे। ठीक है, वीडियो रुक रहा है? नहीं, वीडियो चल रहा है, हमारे एंड पे सारा चल रहा है। आप अपना एक बार नेट चेक कर लीजिए। ठीक है, एरर नहीं करना है, सीखने पे फोकस करना है। उसके अलावा मैंने बताया था 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन पे मिल रहा है, लेकिन जैसे ही डेमो एंड हो जाता है तो आपका इन सब का पीडीएफ मिलेगा ऐप में ही। ठीक है, ऐप में पीडीएफ में मिल जाएगा। अभी 2 दिन में नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर मिलने लग जाएगा। फिर मैंने बताया कि भाई लेटर्स की मदद से हम क्या करते हैं, शब्द बना लेते हैं, वर्ड्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने वर्ड की ना डेफिनेशन भी लिखाई थी। हम बनाते हैं इसको। उसके अलावा वर्ड्स को हमने कैटेगराइज किया 9 पार्ट्स में, और जो 9 पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया उन्हीं 9 पार्ट्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आगे हम बढ़े, मैंने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बताए, साथ साथ में मैंने आपको एक ओल्ड रूल भी बताया। एक ओल्ड रूल ये कहता है कि भैया ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो 9 नहीं 8 होते हैं, लेकिन आपको मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से चलना है। मॉडर्न लोग हैं ना, सब मॉडर्न बनना चाह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश पुरानी पढ़ेंगे। पुरानी नहीं पढ़नी है, मॉडर्न इंग्लिश। एसएससी भी मॉडर्न इंग्लिश को ही मानता है। जितने एग्जाम्स आते हैं आप देखोगे, टीचिंग के एग्जाम्स हो गए या सीडीएस के एग्जाम हो गया, सीडीएस के पेपर में पता है क्या आता है? सीडीएस के पेपर में एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें से एक शब्द को अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे बताइए ये क्या है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है या क्या है, ये पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन सीडीएस का एग्जाम हो या फिर टीचिंग के एग्जाम्स हो। क्लास सही चल रहा है, थोड़ा बीच में रुका था, मुझे भी दिखा था, लेकिन अभी फिलहाल सही चल रहा है। ठीक है, रुक रुक के नहीं चलेगा, सही चलेगा। तो बेसिकली जो भी टीचिंग के हमारे एग्जाम्स हैं या फिर हमारा सीडीएस वगैरह का एग्जाम, वहां सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। वहां जो मैं बेसिक पढ़ाता हूं उसमें से 10 क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। 10 क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में सीधे इस बेसिक से आते हैं। तो अगर आपको सीडीएस वगैरह देना है तो बेसिक तो कम से कम देख के जाना, इस बैच के पूरे बेसिक्स जरूर देख के जाना आप लोग। ठीक है, तो ये मैंने बताया था। उसके बाद में मैंने ये बता दिया था। नेक्स्ट हमने देखा था कि सेंटेंस क्या होता है। मैंने बताया था सेंटेंस होता है इट इज अ मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मीनिंगफुल कलेक्शन होता है शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ हो। सब्जेक्ट बेसिकली एक सेंटेंस होता है एक सब्जेक्ट और उसके साथ में एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इन दोनों को मिला के जो बनता है उसको हम कहते हैं सीडीएस, सॉरी सीडीएस सामने से बोलो, सेंटेंस। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिला के जो बनता है उसको कहते हैं सेंटेंस। सामने सीडीएस लिख रहे हैं तो मैंने सीडीएस निकल गया मुंह से। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया था कि सेंटेंस के मुख्य हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो 5 मुख्य हिस्से होते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है और एडवर्बियल होता है। एडवर्बियल का मतलब होता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्बियल का मतलब होता है एडवर्ब। टेलीग्राम का नाम, आप अगर डाउट ग्रुप पूछ रहे हैं इंग्लिश का या इंग्लिश का ही पूछ रहे हैं तो इंग्लिश बाय प्रशांत सर। ठीक है, और हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है उसका नाम आप सबको पता है, रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल होते हैं। एडवर्बियल का मतलब होता है एडवर्ब। ठीक है, ये मैंने पार्ट्स बताए थे कि 5 मेन पार्ट होते हैं। फिर हमने बात की थी कि सब्जेक्ट क्या होता है। सेंटेंस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है और यूजुअली सेंटेंस एक सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। एग्जाम्पल दिए थे फिर कुछ। उसके बाद में मैंने बताया था कि एक सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ये बात हमने की थी। उसके बाद में हमने प्रेडिकेट बताया। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट में सबसे पहला पॉइंट ये बताया था कि प्रेडिकेट के पास में एक वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, वर्ब का होना जरूरी है। उसके अलावा हम सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं वही प्रेडिकेट होता है। जैसे हमने राम के बारे में बताया कि राम एक ईमानदार आदमी है, तो ईमानदार आदमी है ये बात क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है, उसके अलावा दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, तो मैंने कहा दे के बारे में, उनके बारे में हम कह रहे हैं कि वो कल क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो ये क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमने वर्ब के बारे में बताया। हमने कहा था कि वर्ब चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कॉम्प्लीमेंट हो और एडवर्बियल हो, ये सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं? प्रेडिकेट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, प्रेडिकेट का ही हिस्सा होते हैं। तो ये कल का हमने रिवाइज करा दिया आपको सब। उसके बाद में ये आइडेंटिफाई करवाए थे, ये आइडेंटिफाई आपने कर लिए थे। ये कल का ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, फिर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करवाए, ये था कल का पार्ट। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है
वर्ब से। तो सबसे पहले मेरी क्लासेस का जो रूल रहता है वो यही है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आके जो पुरानी क्लास में पढ़ाया था, पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया था उसको रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, उसको रिवाइज करवाते हैं सबसे पहले। ठीक है, एक सेकंड, जस्ट लेट मी चेक, जो वीडियो की कंप्लेंट कर रहे हैं थोड़ा सा। चलो भाई, अब वीडियो चलेगा सही, चिंता नहीं करें, अब से वीडियो सही चलेगा। तो वर्ब आज हमें स्टार्ट करना है, वर्ब का बेसिक हमें पढ़ना है। सबसे पहले अगर वर्ब की डेफिनेशन की मैं बात करता हूं, किसी भी चीज की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो वर्ब बेसिकली अ वर्ड हो सकता है, यानी कि एक शब्द हो सकता है। ठीक है, एक शब्द हो सकता है। दूसरा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, यानी कि या तो एक शब्द हो सकता है वर्ब, या शब्दों का एक समूह हो सकता है। समूह कैसे हो सकता है ये बता देता हूँ। वर्ब एक शब्द होता है, तो आपने सबने सुना होगा। समूह इसलिए हो सकता है, उसमें कभी हेल्पिंग वर्ब भी मिल जाती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब दोनों मिल जाते हैं तो समूह हो गया ना। जब भी एक से ज्यादा हो गए तो समूह हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि वर्ब क्या होता है, या तो एक शब्द होता है या शब्दों का एक समूह होता है, उसी को वर्ब बोला जाता है। ठीक है, जो कि बात करता है, क्या बात करता है, विच टॉक्स अबाउट दी सब्जेक्ट, यानी वर्ब किसके बारे में बात करता है, सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। तो जो काम प्रेडिकेट करता है, बेसिकली प्रेडिकेट का मेन कंपोनेंट क्या है, वर्ब ही तो है। प्रेडिकेट का मुख्य पार्ट है वर्ब, तो बेसिकली वर्ब भी वही काम करता है जो प्रेडिकेट करता है। तो ये प्रेडिकेट के बारे में कुछ बात करता है। प्रेडिकेट के बारे में हमें क्या बताता है, सॉरी, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करता है। तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करता है और क्या बताता है, एंड टेल्स अस, और हमें बताता है कि व्हाट दी सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, क्या कर रहा है सब्जेक्ट, ये हमें कौन बताता है, ये हमें बताता है आपका वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये वर्ब बताता है। उसके अलावा व्हाट इज हैपनिंग विथ दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में क्या हो रहा है ये भी कौन बताता है, वर्ब बताता है। ठीक है, आगे दी स्टेट ऑफ दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अवस्था क्या है ये भी कौन बताता है, हमारा वर्ब बताता है। तो वर्ब के इतने सारे काम होते हैं। ठीक है, हिंदी में भी मैंने लिख रखा है। तो वर्ब वह शब्द है जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है और हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, या सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, ये बात करता है हमारा वर्ब। तो हम कह सकते हैं, सो वी कैन से अ वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन और अ स्टेट। तो हम कह सकते हैं एक वर्ब जो है किसी एक्शन को या फिर किसी स्टेट को एक्सप्रेस करता है, किसी एक्शन को या किसी स्टेट के बारे में बताता है। तो वही क्या होता है, वर्ब होता है। ठीक है, नीचे मैंने हिंदी में भी लिख रखा है। अब वर्ब के बारे में और जानते हैं। देखो, वर्ब को मेनली हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। कैसे दो पार्ट में बांट सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वर्ब हमारा भैया दो टाइप का होता है। एक मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब, ठीक है, और एक आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब। अब आप यहां से वर्ब को ये मान के चलिए कि वर्ब आपके सेंटेंस का हीरो है। वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। तो वर्ब ही तो है एक्शन, और सेंटेंस में हम क्या कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या है, किसकी परिस्थिति क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको क्या है, ये मान लीजिए वर्ब आपका हीरो है। हैं जो मेन एक्टर होते हैं, और एक हीरो आपके चंकी पांडे टाइप के होते हैं जो कि हेल्पिंग हीरो होते हैं, जो कि मदद करने आते हैं। वो मदद करने कभी कभी आते हैं, ठीक है, मदद करने कभी कभी आते हैं। लेकिन क्या होता है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी मूवी में मेन हीरो का होना जरूरी है। चंकी पांडे को रखो या मत रखो, सलमान खान होना जरूरी है।
तभी तो मूवी हिट होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे किसी मूवी में मेन एक्टर होता है, वैसे ही हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब होती है। तो वर्ब को हम दो पार्ट में बांट देते हैं, मेन वर्ब और आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? जितने भी हमारी मॉडल्स होते हैं। अब आप कहोगे सर ये मॉडल्स क्या आगे समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा मॉडल्स क्या होते हैं, ये सब समझाऊंगा। मॉडल्स बेसिकली बहुत ज्यादा आपको नहीं कुछ करना है, तो ये जान लीजिए जो आपने देखा होगा, सेल, will, can, may, might, should, etc. ये सब क्या है? मॉडल्स हैं। शुड हो गया, वुड हो गया, मस्ट हो गया, माइट हो गया, कुड हो गया, ये सब क्या है? ये मॉडल्स हैं। ठीक है। उसके अलावा एक हमारी जो हेल्पिंग वर्ब का बहुत ज्यादा काम करती है, उसको हम बोल देते हैं बी। आप कहोगे सर हमने तो बी आज तक नहीं देखी। अरे आपने बी देखी है, बट आपने बी को अलग अलग रूप में देखा है। बी ऐसी है जो कि बार बार नई नई साड़ी पहन के आती है। एक ऐसी हीरोइन है जो कि मान लीजिए बार बार नई साड़ी पहन के आती है। कैसे? देखो, बी को आपने बी के फॉर्म में कम देखा होगा, असली रूप में कम देखा है। इसको असली रूप में कैसे देखा है? आपने देखा होगा इज के फॉर्म में, इसको आपने आर के फॉर्म में भी देखा होगा और एम के फॉर्म में भी। ये जो इज, आर और एम है, ये तीनों किसकी फॉर्म है? ये बी की फॉर्म है। किसकी है? बी की फॉर्म है। अगर मैं बात करता हूं बी के बाद में एक और जो हमारी हेल्प, अगर बी की मैं पास्ट फॉर्म्स की बात करता हूं, ये तो तीनों हम प्रेजेंट के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं? प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस समझते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान। तो वर्तमान के लिए हम क्या लगाते हैं? इज, आर, एम। किसकी फॉर्म है? ये बी की फॉर्म है। तो बी एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि इन रूप में आती है आपके सामने। ठीक है। उसके अलावा बी का जो पास्ट में रूप होता है वो होता है वॉज या फिर वर। तो ये जो वॉज और वर आप देखते हैं, ये वॉज और वर दोनों ही बी की फॉर्म है। ये किसके लिए आती हैं? पास्ट के लिए आती हैं। तो भैया आपने बी को कम देखा है, और बी के जो दूसरे दूसरे रूप है ना, बी को आप बहरूपिया समझ के चलिए। ठीक है, बी को बहरूपिया समझिए। ये वही बहरूपिया है जो अलग अलग रूप में बार बार आके बच्चों को डराता है। तो इज, आर, एम, वॉज, वर, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं बी की। ठीक है, बी की फॉर्म्स होती हैं इज, आर, एम, वॉज, वर। उसके अलावा जो हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू। ठीक है, डू। अब डू की कौन सी फॉर्म होती है? अब डू के तो आपने देखे होंगे, आई डोंट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करता। ठीक है, तो डू आ रहा है। आप में से कोई कहता होगा आई डोंट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता, कर लो क्या करोगे। ठीक है, तो जो उसमें डू आ रहा है, तो क्या होता है बेसिकली क्या होता है? डू क्या होता है आपका? डू भी हेल्पिंग वर्ब होती है। और डू की जो फॉर्म्स की अगर हम बात करेंगे, मैं इनको डिटेल में भी डिस्कस करूंगा, अभी बस बता रहा हूं। उसके अलावा हैव भी होता है हमारा। कौन सा होता है? हैव होता है। हैव भी होता है, जैसे हम कहते हैं आई हैव डन इट, मैं ये कर चुका हूं। आई हैव, तो हैव भी क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम करती है। तो ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं बात करता हूं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में आप देखोगे किसी वर्ब की भैया फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या है? मेन वर्ब है वो। अगर किसी की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब। थर्ड फॉर्म है मेन वर्ब, और एक आपकी V1 ING आपको बहुत ही जोर शोर से दिखती होगी। ठीक है, तो बेसिकली देखो बी जो है मेन वर्ब का भी काम करेगी। ये सब कुछ पे आ रहा हूं मैं, हर चीज को डिटेल में समझाऊंगा, चिंता ना करें। बेसिक में हम इतना सीख लेंगे जो कि आप एडवांस्ड चीजों में भी उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, बीन जो होती है वो थर्ड फॉर्म होती है। अगर आपको बीन का लग रहा है कि सर बीन कौन सी फॉर्म होती है, तो बीन आपकी थर्ड फॉर्म होती है, V3 होती है। ठीक है, बी की ही। अब ये सब आगे आएंगी, चिंता मत करें, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए यहां पे बता दिया था। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक चीज लिख रखी है, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन वर्ब। जैसे मूवीज में होता है ना, आप ये देखिए मूवीज में कि चंकी पांडे हो या ना हो, सलमान खान जरूर होगा, यानी कि मेन एक्टर जरूर होगा। अब मान लीजिए मूवी में चंकी पांडे भी है और सलमान खान भी है, तो आपको पता है सलमान खान तो मेन है, चंकी पांडे सहायक है। लेकिन कुछ मूवी ऐसी भी हैं जिनमें चंकी पांडे बेचारे अकेले रह गए। अब वो अकेले हैं तो क्या वो सहायक बनेंगे? नहीं, अब वो वही मेन है। बेशक बाकी मूवीज में वो सहायक थे, लेकिन अगर वो अकेले आ गए तो वही मेन हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना जरूरी है। और अगर कहीं पे अकेली इज, आर, एम ये अकेली रह जाए, इनके साथ में कोई दूसरी मेन वर्ब ना आए, अगर कोई दूसरी मेन वर्ब इनके साथ नहीं आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि यही मेन वर्ब का काम कर जाएंगे। तो मेन वर्ब का होना जरूरी है। जैसे कि देखो इन सेंटेंसेस से आप समझना, राधिका लिव्स इन दिल्ली। अब देखो लिव आपको पता है वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो मैं कह सकता हूं लिव आपकी क्या है? यहां पे मेन वर्ब है। अब मैंने लिखा रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब आपको एक चीज और क्या याद रखनी है,
हर सेंटेंस में जो वर्ब का लास्ट वाला वर्ड होता है ना, वही मेन वर्ब होता है। उससे पहले जितने शब्द आ रखे हैं सारे के सारे हेल्पिंग है। अब देखो इसमें दो जगह वर्ब दिख रही है, इज भी दिख रही है और प्लेइंग भी दिख रही है। अब तो दो वर्ब हो गई, अब कौन सी मेन है? तो जो पीछे वाला होता है वो मेन होता है, और जो पहले ही आ जाता है वो आपका हेल्पिंग होता है। जैसे आपने देखा है ना मूवीज में, बहुत जब हीरो उससे विलेन से लड़ने जाता है तो पहले बहुत सारे हेल्पिंग वाले आते हैं जो कि उसके आसपास खड़े रहते हैं। लास्ट में सबसे जो लास्ट में मरता है ना, वो मेन विलेन होता है। तो जो पीछे आ रहा है वो मेन वर्ब है, आपकी पीछे आ रहा है जो, वो मेन वर्ब है। तो बेसिकली ये आपकी मेन वर्ब है। तो इज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और प्लेइंग आपकी क्या है? मेन वर्ब है। अब मैंने अगला सेंटेंस लिखा, रुद्र इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो माई तो वर्ब है नहीं, ये तो वर्ब है नहीं, ये तो डिटर्मिनर है ना। बेस्ट आपकी वर्ब है और ना ही फ्रेंड आपकी वर्ब है, फ्रेंड तो नाउन है। यानी कि यहाँ पे वर्ब अकेली कौन सी बची? सिर्फ और सिर्फ इज जो है वो आपकी अकेली वर्ब बच गई। अब वही वाला कॉन्सेप्ट, अगर चंकी पांडे मूवी में अकेला बच जाएगा तो भैया वो हेल्पिंग एक्टर थोड़ी ना है, वो वही मेन एक्टर है। अगर अकेला ही है तो मेन है। तो ऐसे ही अगर इज अकेली आई है तो मेन वर्ब है, लेकिन इज अगर किसी और वर्ब के साथ आ रखी है तो फिर हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। प्लेइंग आपकी मेन वर्ब है, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर नीचे वाले सेंटेंस में मैं आता हूं, क्योंकि इज के साथ में दूसरी कोई वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब है इज को मेन वर्ब बनना पड़ेगा। मेन एक्टर या मेन वर्ब होना जरूरी है, हेल्पिंग वाला सेकेंडरी है, हेल्पिंग वाला सेकेंडरी है। अगला मैंने देखा, विराट विल कम टुमारो। अब मुझे दो दिख रहे हैं, एक तो विल दिख रहा है, एक कम दिख रहा है। तो मैं कहूंगा जो पीछे आ रहा है वो कौन सा होता है? मेन। तो इस कम को मैं एम वी लिख देता हूं, मेन वर्ब, और इस विल को मैं क्या लिख दूंगा? एच वी, हेल्पिंग वर्ब। तो पहचान पाओगे भाई मेन वर्ब कौन सी है और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? सारे लोग पहचान पाओगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा। तो ये अगर आपको क्लियर है तो आगे बढ़ जाते हैं एक बार। अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि देखो मेन वर्ब ही असली चीज तो यही है, असली तो यही है, इसी को हमें मजे से पढ़ना है और सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। सारी बी की फॉर्म्स और डू की फॉर्म्स सब आएंगी, बस थोड़ा सा यशवंत शर्मा, बस थोड़ा सा आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लिए सारी की सारी वर्ब्स आ जाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करना बता तो दिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को आइडेंटिफाई करना बता दो दिया कि जो लास्ट में वर्ब होगी वो मेन वर्ब और जो शुरू में आ रखी होंगी वो हेल्पिंग वर्ब। अगर एक ही हो तो वही तो लास्ट है, अगर वही लास्ट है तो वही मेन वर्ब है, वही लास्ट है तो वही मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन वर्ब, यानी कि हर एक सेंटेंस, इंग्लिश के जितने भी सेंटेंस हैं उस हर एक सेंटेंस में मेन वर्ब का होना अति आवश्यक है। इट्स कॉल्ड द फाइनाइट वर्ब, इसी वर्ब को फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है। तो अगर आपके सामने कोई कभी फाइनाइट वर्ब करे ना, तो समझ जाना कि कुछ नहीं, मेन वर्ब की बात कर रहा है, मेन वर्ब की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? मेन वर्ब को ही फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब हमें वर्ब में क्या जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या V1 होता है, क्या V2 होता है। V1 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितनी भी वर्ब होती हैं उनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, हर एक वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मोस्ट कॉमनली वर्ब की 3। अच्छा, रुद्र वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बता देना है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपको कोई नहीं मिलेगा, अभी यहाँ पे एक नई चीज है कॉम्प्लीमेंट, वो जो कि आगे आने वाली है वो मिलेगा। और सब्जेक्ट रुद्र है, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? रुद्र के बारे में। अभी ऑब्जेक्ट मत ढूंढना, ऑब्जेक्ट बताऊंगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट अभी वर्ब के जस्ट आगे वाला पार्ट जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट है, उसमें समझाऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, सब कुछ बताऊंगा। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये पहचान भी करवाऊंगा कि भैया चलो 5 सेंटेंस है, पहचान के बताओ कौन से में कॉम्प्लीमेंट है कौन से में ऑब्जेक्ट है, सब कुछ पहचान करवाऊंगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखें, धीरज बनाए रखें, ठीक है। तो V1, V2, V3 ये हमारी 3 फॉर्म होती हैं, मेन जो फॉर्म होती हैं वो ये 3 होती हैं। तो मोस्ट कॉमनली वर्ब्स हैव 3 फॉर्म्स। तो बेसिकली मोस्ट कॉमनली का मतलब समझते हैं? मोस्ट कॉमनली का मतलब है ज्यादातर, ज्यादातर, ठीक है। क्या मतलब है इसका? ज्यादातर। तो यूजुअली 3 फॉर्म होती है वर्ब की। कौन सी V1। अब आपको ये पता होना चाहिए V1 काम क्या करती है। देखो इतना पता चल पाना कि 3 फॉर्म होती है तो हम बचपन से पढ़ते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन इनके काम क्या होते हैं ये समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सिर्फ ये पता कर लेना अच्छा 3 ही तो होती है, कोई बात नहीं सर होती है, हम क्या करें आप बताओ इनका। हमें इनका क्या करना है, हमें ये जानना है, हमें इनका क्या करना है। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी
वो आपके प्रेजेंट फॉर्म को दिखाएगी। किसको दिखाएगी? प्रेजेंट को, यानी कि टेंस प्रेजेंट होगा। अब यहां पे बस मैं थोड़ा सा आपको टेंस का आइडिया देना चाहूंगा कि टेंस का मतलब होता है बेसिकली टाइम। टेंस का टाइप भी मतलब होता है बेसिकली, लेकिन अभी हम क्योंकि बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो हम बताएंगे आपको कि टेंस का मतलब होता है टाइम। एक्शन का टाइप भी बताता है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ टाइम की बात करेंगे। टेंस का मतलब होता है टाइम, और टाइम को हम कह सकते हैं कि टाइम भैया 3 तरीके का होता है। एक वो टाइम जो निकल गया, यानी कि पास्ट, वो टाइम जो निकल गया। एक दूसरा टाइम और होता है जो कि चल रहा है, अभी चल भी तो रहा है, मैं कहाँ हूं? प्रेजेंट में हूं। तो दूसरा टाइम जो आपका होता है उसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट टाइम, है ना। और एक तीसरा टाइम भी होता है जो आने वाला है, और उसको हम बोल देते हैं फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट रोहित दास बताएंगे 5वां फॉर्म, मैंने भी लिख रखे हैं यहां पे 2 फॉर्म, और भरोसा रखिए सब बताऊंगा। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब जो पास्ट होता है इसी को हम भूतकाल भी बोलते हैं, भूतकाल, ठीक है, हिंदी में बोलें तो। जिनको हिंदी का शौक है वो ये देख लें। और इसको जो प्रेजेंट होता है उसको हम वर्तमान काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तमान, ठीक है। और जो फ्यूचर होता है इसको हम भविष्य बोलते हैं, भविष्य, ठीक है। तो ये नाम हो गए। तो बेसिकली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करती है। किसको? प्रेजेंट टाइम को, ठीक है। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म V2 जो होती है वो आपकी पास्ट फॉर्म होती है। कौन सी होती है? पास्ट को दिखाती है। सर हमें तो लगता था V3 पास्ट दिखाती है, नहीं, V3 पास्ट नहीं दिखाती है, सॉरी, V3 पास्ट नहीं दिखाती है। तो सर पास्ट तो V2 नहीं दिखाती है, फिर V3 क्या काम करती है? देखो, V2 को कॉमनली बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। V2 का नाम में पास्ट है, लेकिन ये पास्ट नहीं दिखाती है। V2 का जो सॉरी V3 को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। इसके नाम में पास्ट जरूर है, लेकिन ये पास्ट है नहीं। ये एडजेक्टिव वगैरह का काम करती है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम करती है, जो कि आपका परफेक्ट टेंस बनाता है या पैसिव बनाता है। इसके यूसेज समझाऊंगा कि V1 के क्या यूज होते हैं, V2 के क्या होते हैं। बस अभी ये समझ लीजिए कि V3 का काम होता है या तो परफेक्ट टेंस बनाना और या फिर इसका पैसिव टेंस बनाना, पैसिव या परफेक्ट। तो ये तो होती है इसकी 3 मेन फॉर्म। उसके अलावा इसकी कुछ लोग एक्सटेंड करके कहते हैं कि इसकी 5 फॉर्म होती हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इसकी 5 फॉर्म होती हैं। अब ये 5वीं कौन सी आ गई सर? चौथी और 5वीं। इसकी चौथी फॉर्म बोल दी जाती है V1 ING। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिया जाता है तो कह देते हैं भैया ये चौथी फॉर्म है, ये V4 हो गई। तो कुछ लोग ऐसे भी इस तरीके से भी बताते हैं कि V1 ING और V1 ING को बोल देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका नाम है, बस नाम से घबराना मत कि सर पार्टिसिपल ले आए। अब तो हमें तो अभी तो वर्ब बेसिक नहीं पता, पार्टिसिपल ले आए, बस नाम है, पढ़ लेना। बताऊंगा कि पार्टिसिपल का क्या मतलब होता है, आपको उस लेवल तक जाऊंगा कि पार्टिसिपल तो आपको हलवा लगने लगे कि लाओ पार्टिसिपल खाना है मेरे को, ठीक है। तो बेसिकली तो V1 ING जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बोली जाती है, जो कि है गोइंग, स्टेइंग, ब्रिंगिंग etc, ठीक है। ये सारी, जैसे V1 होती है गो, इसका V2 होता है वेंट और इसका V3 होता है गॉन। इसकी V1 ING होती है गोइंग। अच्छा, एक 5वीं फॉर्म कौन सी रह गई सर? 5वीं जो फॉर्म है उसको बोलते हैं प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म। अब ये सर सिंगुलर प्लूरल कैसी बात कर रहे हो आप? सिंगुलर प्लूरल भी होते हैं, ये भी आएंगे हम जब नाउन पे आएंगे तो सिंगुलर प्लूरल बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए सिंगुलर मतलब एक होता है और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। जैसे हिंदी में होते हैं ना एक वचन, बहुवचन और द्विवचन। हिंदी में तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इंग्लिश में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है, द्विवचन जैसा नहीं होता है। तो इंग्लिश में या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, या तो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, ठीक है। तो जब प्रेजेंट में कोई चीज सिंगुलर है और उसके लिए हमें प्रेजेंट में यानी कि V1 लगानी है, तो हम क्या करते देते हैं कि V1 में S या ES लगा देते हैं। जैसे कि गोज हो गया, स्टेज हो गया, ब्रिंग्स हो गया। तो जब S या ES लगा के सिंगुलर के लिए किसी वर्ब को यूज करा जाता है तो उसी वर्ब को बोला जाता है कि ये प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म है। प्रेजेंट की सिंगुलर फॉर्म है, किसको बोला जाता है भाई? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा दिया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आपकी ING फॉर्म को अगर मैं बताऊं कब यूज करते हैं, ING फॉर्म को यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए। कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बनाना हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस बनाना हो, फ्यूचर का बनाना हो,
टेंस बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। जो आप स्ट्रक्चर्स याद करते हैं ना, याद नहीं करने पड़ेंगे, बनाना सिखा दूंगा। आप ऐसे 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 चुटकियों में बनाओगे, अगर आपने ढंग से सीखा और ढंग से रिवाइज करा तो चुटकियों में आपके सारे बनेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये आपकी वर्ब की फॉर्म्स हो गई। सिर्फ फॉर्म्स के बारे में बताया, इनके यूसेज अभी नहीं बताए हैं। वर्ब में आप एक चीज और जान लीजिए, बस नाम के लिए बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आगे हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। देखो, कुछ वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होती हैं और कुछ वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव होती हैं, यानी कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब क्या होती हैं ट्रांजिटिव? फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बीइंग सिर्फ इतना समझिए, जो वर्ब आपकी ट्रांजिटिव होगी वो वर्ब आपका ऑब्जेक्ट लेगी, जो वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव होगी वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। तो फिलहाल क्या समझना है बस, कि अगर वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट भी लग रखा है तो वर्ब ट्रांजिटिव, अगर वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं लग रखा है तो वर्ब इंट्रांजिटिव। सिर्फ इतना समझना है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लेती हैं, जो ऑब्जेक्ट लेती हैं वो आपकी हो गई कौन सी? ट्रांजिटिव। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती, जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती वो आपकी हो गई इंट्रांजिटिव। कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव। ठीक है भाई, इतना बस समझ लेना, अभी के लिए इतना सीख लो। क्या होता है, इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखो एक साथ में मैं ऐसा नहीं कर सकता एकदम एक ही चीज के बेसिक में घुस जाऊं, क्योंकि पहले मुझे सबका हल्का हल्का आइडिया देना है, फिर सबका और अच्छे से आइडिया देना है, फिर सबका और अच्छे से आइडिया देना है, और उसके बाद में हम चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। मैं बेसिक आपको इतना करा दूंगा कि चैप्टर्स में आपको दिक्कत ना हो। बेसिक इसीलिए कराना है क्योंकि चैप्टर्स में दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं, अब बात कर लेते हैं, अभी हमने मेन वर्ब की बात करी थी ना, जैसे अब हेल्पिंग वर्ब रूट ना जाए, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को भी साध लेते हैं थोड़ा सा और बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू हेल्प द मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए यूज की जाती हैं। किस लिए? मुख्य क्रिया की सहायता, मुख्य क्रिया की सहायता के लिए। मुख्य क्रिया की सहायता करने के लिए जो वर्ब यूज की जाती हैं उन्हीं को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो प्राइमरीली यानी कि मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब्स को दो पार्ट में बांट देते हैं हम। कौन से में? पहला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, पहला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब हमारी तीन होती हैं, एक होती है बी, डिटेल में पढ़ेंगे अभी, एक होता है डू और एक होता है हैव। यानी कि ये तीन जो हमारी होती हैं ये तीनों ही हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं? बी, डू, हैव, डिटेल में भी पढ़ेंगे अभी। दूसरा जो पार्ट हमारा होता है उसको हम बोल देते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मॉडल ऑक्सिलरी भी जिनको बोला जाता है। तो अगर हम बात करते हैं सेल की, अगर हम बात करते हैं विल की, कैन की, कुड की, मे, माइट, शुड, वुड, हैव टू, मस्ट, ईटीसी, ये सब क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, इनमें से बस जो दो आपको सबसे ज्यादा याद रखनी है वो है सेल और विल। सेल और विल का यूज करा जाता है फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए, फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए यूज करा जाता है सेल और विल का। क्योंकि अगर आपने नोटिस किया है या नहीं किया है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना चाहिए था कि भैया तीन टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट के लिए V1 आ गई, पास्ट के लिए V2 आ गई, फ्यूचर के लिए क्या है सर? फ्यूचर के लिए क्या है? तो फ्यूचर के लिए होता है सेल और विल। तो सेल और विल का यूज करा जाता है फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम बात कर रहे थे। अब इनमें सबसे पहले जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उनको ले लेते हैं, एक एक लाइन से लेंगे ना, एक एक से लेंगे, सबको लाइन में लेंगे। तो सबसे पहले लाइन में हमने ले लिया बी को। किसको ले लिया? बी को। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है यूसेज ऑफ बी, बी के यूसेज पढ़ने हैं, बी के यूसेज पढ़ने हैं। अब देखो क्या होता है, सबसे पहले हमें किसी के यूसेज पढ़ने तो हमें फॉर्म्स पता होनी चाहिए। तो अगर मैं फॉर्म्स ऑफ बी की बात करता हूं तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म अभी क्या बताया था, देखो अभी देखते हैं एक बार। अभी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या है, V1 का मतलब क्या है? प्रेजेंट। V1 का मतलब क्या है? इसको हाईलाइट कर लेना, V1 का मतलब होता है प्रेजेंट। तो अगर मुझे प्रेजेंट में बी यूज करना है तो हम बी का क्या यूज करते हैं प्रेजेंट में?
बी का कौन सा टेंस यूज होता है? देखो बी में इज आता है, प्रेजेंट में आता है भाई, एम आता है, प्रेजेंट में आता है, आर आता है, प्रेजेंट में आता है। तो बी के प्रेजेंट में तीन चीजें आती हैं, इज, एम, आर। अब सर इज किसके लिए आता है? जितने भी सिंगुलर हैं, जितने भी सिंगुलर हैं आपके, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, तो इज आपका आता है। इज किसके साथ आता है? सिंगुलर। ठीक है, ये इज कैसा होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, दूसरा है आपका एम। ये जो एम आपका है ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है, विथ आई। ये सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है। और ये जो तीसरा है इनका, ये है आर। ये क्या है? आर। आर किसके साथ आता है? आर आता है प्लोरल के साथ। सिंगुलर मतलब एक, प्लोरल मतलब एक से ज्यादा। जब कहीं एक से ज्यादा पर्सन होंगे तो उसके साथ में नहीं, हिंदी में अभी शुरुआत में इसलिए लिख रहे हैं कुछ बच्चों को आदत नहीं है, इसीलिए हिंदी को शुरुआत में लेके चलना पड़ता है। धीरे धीरे आप खुद हिंदी छोड़ दोगे सब लोग, मुझे पता है। ठीक है, तो बेसिकली इज, एम, आर तीनों समझ आ गए। इज आता है सिंगुलर के लिए, एम आता है आई के लिए, आर आता है प्लूरल के लिए। ठीक है, V2, V2 का मतलब आप सबको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि V2 का मतलब होता है पास्ट। तो अगर मुझे B की V2 बतानी है तो B की V2 दो होती हैं। ये दुनिया की अकेली ऐसी वर्ब है जिसकी दो सेकंड फॉर्म होती हैं। बी जो है दुनिया की अकेली ऐसी वर्ब है जिसकी दो सेकंड फॉर्म होती हैं। एक होती है वॉज और एक होती है वर। तो वॉज एंड वर दो इसकी सेकंड फॉर्म होती हैं। वॉज जो कि आता है सिंगुलर के लिए, वॉज किसके लिए आता है? सिंगुलर के लिए। और वर जो कि आता है प्लूरल के लिए। ठीक है, प्लूरल के लिए। ये वॉज सिंगुलर के लिए तो आता ही आता है, साथ में ये किसके लिए आता है? ये आई के लिए भी आता है। आई के लिए भी क्या लगाते हैं? वॉज लगाते हैं, वर नहीं आता आई के लिए। क्या आता है? वॉज आता है आई के लिए। ठीक है भाई, इसके अलावा हमारी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म हमने बताया था जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। तो ये जो बी वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगी बीन। क्या मिलेगी? बीन। ठीक है, और इसकी आईएनजी फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो होती है बीइंग, यानी कि इसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी आपकी बीइंग। तो ये इसकी फॉर्म्स हो गई। फॉर्म्स क्लियर है भाई सबको? किसी को कोई डाउट फॉर्म्स में कि सर प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है, पास्ट कौन सी है? ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बी के हम यूज देख लेते हैं। देखो ये जो शब्द मैंने लिखा है इस शब्द से फेमिलियर रहिए। ये शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा, यूसेज। यूसेज का मतलब होता है इसके प्रयोग, इसको कहां कहां प्रयोग किया जाता है। तो बी के प्रयोग, बी के प्रयोग हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं बी के यूसेज। ठीक है, यूसेज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? यूसेज पढ़ रहे हैं। तो बी के प्रयोग अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं यूसेज। तो बी को देखो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी यूज करा जाता है। जब बी को हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज करा जा रहा है, अगर हेल्पिंग है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं दूसरी वर्ब उसके साथ आएगी तभी तो हेल्पिंग है। अगर दूसरी वर्ब ही नहीं उसके साथ आएगी तो फिर काहे की हेल्पिंग? फिर हेल्पिंग नहीं रहेगी। यानी कि अरे प्रोवाइड करा तो रहे, पीडीएफ आपको अभी फिलहाल टेलीग्राम पे मिल रही है, ऐप पे भी मिल जाएगी, चिंता ना करें। यानी कि इसके साथ में दूसरी वर्ब आएगी तब हम कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तब एक हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब है। तो जो दूसरी वर्ब आएगी, ध्यान रखना बी के बाद में जो वर्ब आएगी वो कौन सी फॉर्म में आएगी? आईएनजी फॉर्म में। यानी बी के बाद में अगर हमें कोई भी वर्ब यूज करनी है तो हम कौन सी फॉर्म में यूज कर सकते हैं? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है मेरे भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस दिखाना। कौन सा टेंस दिखाना? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं बी प्लस V1 ING, बी प्लस V1 ING, यानी कि बी वर्ब की कोई भी फॉर्म। अब यहां पे बी का मतलब समझ रहे हैं? इस बी का मतलब है जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई सा आ सकता है। जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई सा आ सकता है, क्योंकि ये सब बी के रूप हैं। ये सब बी के रूप हैं। बाकी वर्ब के जो रूप होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन बी आपका थोड़ा बहरूपिया टाइप का होता है। ठीक है, बहरूपिया टाइप का होता है, इसीलिए इसके जो फॉर्म्स हैं वो बहुत सारे हैं। इसके रूप इतने हैं कि ये कभी कभी खुद भी कंफ्यूज हो जाता है बेचारा कि मेरे कितने रूप हैं। ठीक है, तो बी के बहुत सारे रूप हैं। तो अगर आपको कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना हो, आपसे कोई कहे चलो भाई कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बताओ, तो बता दोगे? कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है बी प्लस V1 ING। बी प्लस V1 ING ही होता है कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इज इट ओके? आगे तो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है। अच्छा, बी को हम हेल्पिंग वर्ब के तरीके से एक जगह और यूज कर सकते हैं भाई, सिर्फ ING के लिए यूज नहीं होता है।
एक जगह और यूज होता है जिसको हम कहते हैं अगर बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, अगर बी की किसी भी फॉर्म के यानी इन सब में से किसी के बाद में भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए, तो हम कह देते हैं हमने बना दिया या पैसिव वॉइस बना दिया। क्या बना दिया, पैसिव वॉइस। तो पैसिव सेंटेंस अगर आपको कभी भी बनाना है तो बी की फॉर्म यूज करनी है, कोई सी भी, जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी फॉर्म आ जाएगी और उसके साथ में आ जाएगा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो बन जाएगा पैसिव। ठीक है, पैसिव बन जाएगा। ठीक है, हैज हैव का कैसे पता लगेगा, आगे हैज हैव भी आ रहा है, जैसे बी आया है वैसे हैव भी आएगा, बस धीरज रखिए, धीरज रखिए, सब कुछ आएगा। ऐसी कोई चीज छोड़ूंगा ही नहीं, आपके अंदर जितने भी डाउट्स हैं ना वो सब मैंने इस पीडीएफ में, इस पीपीटी में डाल रखे हैं। इन नोट्स में हर एक आपका डाउट है, मैंने वो सब डाउट डाले जो इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप हो लर्निंग की, जो बेसिक स्टेज है, जिस स्टेज पे जो डाउट्स आते हैं उन सब डाउट्स के आंसर इसमें मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, चलो भाई, अब बी को कभी कभी क्या होता है, कभी कभी बी को हम मेन वर्ब के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बी मेन वर्ब के तरीके से तभी यूज होता है जब उसके साथ में कोई और वर्ब ना हो। अब कोई और नहीं आया, अकेला बी बचा, अब बी कह रहा मैं अकेला क्या करूं बताइए, अब मुझे मेन वर्ब का काम कर, लाइक चंकी पांडे। चंकी पांडे किसी को मान लीजिए मूवी बनानी थी, अब कोई मेन एक्टर मान ही नहीं रहा, कह रहा है यार छोटी सी मूवी है मैं इसमें क्या काम करूंगा, तो चंकी पांडे को ही मेन एक्टर बना दिया। ऐसे ही बी है, बी के साथ में जब कोई वर्ब नहीं आई तो बी को अकेले को मेन वर्ब का काम करना पड़ जाता है। और बी जब मेन वर्ब होता है तो आपको क्या याद रखना है कि बी के बाद में ऐसे केस में आता है हमेशा कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहोगे सर आप थोड़ी देर पहले भी ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे और आप फिर दोबारा से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो और हमें बता नहीं रहे हो कि ये कॉम्प्लीमेंट किस चिड़िया का नाम है। बस फिर एक ही बात कहूंगा, धीरज रखिए, अगला टॉपिक हमारा वर्ब के जस्ट बाद में, टॉपिक का मतलब है आज ही वर्ब के जस्ट बाद में जो चीज हम देखने वाले हैं वो कॉम्प्लीमेंट भी है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही है, कॉम्प्लीमेंट ही है। यूज एग्जांपल्स भी आएंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, एग्जांपल्स भी आएंगे। मीनिंग याद नहीं होते, मीनिंग भी याद रहेंगे, चिंता ना करें। तो बी के बाद में क्या आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट, और जब कॉम्प्लीमेंट इसके साथ आता है तो ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। अब आप कहोगे सर नई नई चीजें बार बार नाम लिए जा रहे हो, बता रहे नहीं हो इसको, ये सब बताया जाएगा, आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आपके मन में जो जिज्ञासा है ना, मैं उस जिज्ञासा को और बढ़ाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये मन की जिज्ञासा और ज्यादा हो। अगर बिना जिज्ञासा के ही आपको सब कुछ मिलता रहेगा तो आप उतने अच्छे लर्नर नहीं बन पाओगे। तो पहले आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रो इनका दे दिया जाए जिससे मन में जानने की जिज्ञासा पैदा हो, क्यूरियोसिटी पैदा हो, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख पाए। ठीक है, अरे मेरी चंकी पांडे से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, अरे यार चंकी पांडे बढ़िया आदमी है। ठीक है, अब एक केस और बनता है बी के साथ में, जब बी के साथ में हम किसी प्लेस की बात करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे काम करती है, इंट्रांजिटिव वर्ब भी आगे आएंगी, चिंता ना करें। तो बी के साथ में अगर कोई आगे प्रेपोजिशन या एडवर्ब आ रखा है तो वो किसको बताता है, प्लेस को बताने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं भाई, एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। राहुल, ये बी की फॉर्म है कि नहीं, राहुल मतलब एक बंदा प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं राहुल प्रेजेंट में क्रिकेट खेल रहा है, राहुल क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, यानी कि राहुल एक पर्सन है, एक पर्सन यानी कि सिंगुलर, और प्रेजेंट में सिंगुलर क्या आता है, इज, तो मैं कहूंगा राहुल इज। और इज के बाद में क्या है, प्लेइंग, यानी कि बी की फॉर्म के बाद में क्या रखा है, आईएनजी, और बी के बाद में आईएनजी फॉर्म तो आ ही सकती है, तो बी की फॉर्म ये आ गई और ये आईएनजी, तो मैं इसको लिख सकता हूं ये बी है और ये क्या है, V1 आईएनजी। प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले, और उसमें लगा दिया आईएनजी, तो बी प्लस V1 आईएनजी। तो ये क्या बन गया, कौन सा टेंस बना भाई, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा बना, कॉन्टिन्यूअस टेंस बना दिया कि नहीं बना दिया। अब आप इसको पहचानना हो तो देखो, ये इज किसकी फॉर्म है, प्रेजेंट की है, बी की प्रेजेंट में तो इज होती है, तो इज से हमें पता चल रहा है ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, और प्लेइंग से पता चल रहा है कि ये टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। आगे, राधिका इज ब्यूटीफुल। अब जैसे मैंने देखा राधिका इज ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुल को आप देखोगे तो ये वर्ब नहीं है, ब्यूटीफुल वर्ब नहीं है, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो मैंने कहा ये एडजेक्टिव है, हमने जो 9 पार्ट पढ़े थे उनमें एडजेक्टिव भी तो था, तो बेसिकली ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। अब इज कह रहा है मैं तो अकेला रह गया,
अकेला रह गया, अब मैं हेल्प कैसे करूं? मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं ही अकेला हूं, ना तो मैं किसी की हेल्प ले सकता, ना ही मेरी कोई हेल्प कर सकता, क्योंकि अकेला हूं। अगर अकेला हूं तो मैं ही मेन हूं, सब कुछ मैं ही हूं। अगर इज अकेला रह गया तो मैं क्या कहूंगा? इज यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। ऊपर वाले में इज किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मेन वर्ब का काम करने के लिए मेरे पास में प्ले वर्ब है, जिसकी आईएनजी फॉर्म मैंने प्लेइंग लगा रखी है। ठीक है, आगे मैंने कहा मोहन इज अ पुलिसमैन। मोहन भाई साहब एक पुलिसमैन है। क्या है? पुलिसमैन है मोहन। अब देखिए इस सेंटेंस को, एक पुलिसमैन क्या आपकी वर्ब हो सकती है? पुलिसमैन तो वर्ब नहीं है, पुलिसमैन तो नाउन है, किसी का नाउन है। ये क्या है? पुलिसमैन क्या है? नाउन। अगर ये नाउन है तो मैं कहूंगा इज दोबारा से अकेला पड़ गया, ये इज बार बार अकेला पड़ जाता है। अगर ये अकेला पड़ गया है तो मैं कहूंगा भैया यही वर्ब है, यही सब कुछ है, तो इज आपका यहां पे किसका काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, आगे मैंने देखा चौथा सेंटेंस, आई एम इन दिल्ली, मैं दिल्ली में हूं। अब आप कहोगे इन दिल्ली तो सर कोई वर्ब नहीं होती है, इन दिल्ली तो जगह का हम रेफर कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं दिल्ली में हूं, क्या कोई वर्ब है? नहीं है। अगर कोई और वर्ब नहीं है तो ये जो एम है, ये जो बी की फॉर्म है, बी की ही तो फॉर्म है देखा जाए तो ये एम यहाँ पे किसका काम कर रही है भैया? मेन वर्ब का काम कर रही है। किसका काम कर रही है? मेन वर्ब का काम कर रही है। मैंने कहा राधिका इज हियर, राधिका यही है, बाहर ही है, ऐसे मैंने कहा, तो राधिका इज हियर। अब हियर तो वर्ब है नहीं, हियर क्या है? ये तो एडवर्ब है। अगर अब कैसे पता चला एडवर्ब है? बताऊंगा कैसे पता चलता है एडवर्ब है, ये सब बताऊंगा। किस शब्द का कैसे पता चलता है, कौन सा क्या है, सब बताऊंगा। पहले जब एडवर्ब पे पहुंचेंगे ना तब बता पाऊंगा। अभी से कैसे बता दूं कि एडवर्ब है ये? अभी नहीं बता पाऊंगा। जब एडवर्ब पे पहुंचेंगे तो एडवर्ब को कैसे पहचानना ये बताऊंगा। देखो, सब्जेक्ट पे पहुंचे तो सब्जेक्ट को कैसे पहचानना ये बताया, वर्ब पे पहुंचे तो वर्ब को कैसे पहचानना ये बता पा रहा हूं। जब एडवर्ब पे पहुंचेंगे तो बता पाऊंगा कि एडवर्ब को कैसे पहचानना है। ठीक है, अच्छा नाउन का मतलब क्या होता है? अरे बहुत बेसिक बच्चे हैं यार। नाउन का मतलब, नाउन को भी डिटेल में समझाऊंगा। जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जो भी किसी का नाम होता है वही नाउन होता है। ठीक है, वही नाउन होता है। तो बेसिकली अगर ये एडवर्ब है तो इज जो है फिर से अकेला पड़ गया है, और मैं कहूंगा कि यहां पे भी ये किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। आगे मैंने देखा द वर्क वॉज डन। अब देखो यहां पर डन तो वर्ब है भाई, डन तो जो डू हमारी वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है, तो यानी मैं कहूंगा मेन वर्ब क्या है? डन है, मेन वर्ब है। और वॉज यहां पे क्या है? बी की फॉर्म है। अब देखो बी की फॉर्म के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रखी है? थर्ड फॉर्म आ रखी है। तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा ये? पैसिव। कौन सा है? देखो बी के बाद में आईएनजी आया तो क्या बना था? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर बी के बाद में आपका डन आ गया तो बी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि दूसरी वर्ब भी आ रखी है। तो अगर बी के बाद में V3 आ रखा है तो मैं इसको क्या कहूंगा? ये क्या है? ये है पैसिव। क्या है? पैसिव। अब आप कहोगे सर ये पैसिव क्या होता है? पैसिव क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे ये नोट डाल रखा है छोटा सा आपके लिए, इंग्लिश में है, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, समझ लेना, लिख लेना, अपने नोट्स में लिखते जाना हिंदी में, और इंग्लिश में यहाँ पे लिखा ही हुआ है। When the subject of the sentence is not the doer of the action। देखो सेंटेंस में कोई वर्ब है और उस वर्ब का मतलब है एक्शन। वर्ब का बेसिक मीनिंग होता है एक्शन। एक्शन का मतलब कुछ करना। जो सेंटेंस में किया गया काम है, अगर वो सब्जेक्ट ने नहीं किया, उस सब्जेक्ट के ऊपर किया गया है, सब्जेक्ट उसको कर नहीं रहा, सब्जेक्ट के साथ में वो काम हो रहा है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि भैया ये एक्टिव नहीं पैसिव है। एक्टिव में क्या है? सब्जेक्ट एक्टिव रहता है। कोई बंदा अगर एक्टिव है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट एक्टिव है, सब कुछ मैं करेगा रे, मैं करेगा सब कुछ, एक्टिव बंदा है, तो सेंटेंस कैसा बनेगा उसके साथ में? एक्टिव। अब आपका सब्जेक्ट पैसिव है। पैसिव का मतलब होता है शांत, जो कुछ नहीं करता, जिसके साथ में उल्टे सीधे काम होते ही हैं। पैसिव का मतलब होता है शांत बैठा है। अब पैसिव है तो दो थप्पड़ इधर से पड़ेंगे, दो थप्पड़ इधर से पड़ेंगे। जो बंदा एक्टिव है वो थप्पड़ मार के आएगा, और जो बंदा पैसिव है वो थप्पड़ खा के आएगा। यही फर्क है एक्टिव में और पैसिव में। तो जो एक्टिव बंदा है वो थप्पड़ मार के आएगा, और पैसिव बंदा है वो थप्पड़ खा के आएगा। तो बेसिकली जब सब्जेक्ट कुछ करता है तो वही एक्टिव होता है, और जब सब्जेक्ट कुछ नहीं करता है वही पैसिव होता है। अब आप यहां पे बताइए, वर्क ने कुछ किया है या वर्क को किया गया है? तो आप कहोगे सर वर्क को किया गया। वर्क क्या करेगा बेचारा? अरे वो तो काम है, वो कुछ नहीं करेगा। वर्क को किया गया है। अगर वर्क को किया गया है तो मैं कह सकता हूं वर्क यहां पे ऐसा सब्जेक्ट है जो कर नहीं रहा, किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो सेंटेंस किस में आएगा? पैसिव वॉइस में आएगा। ये मैंने आपको आसान लैंग्वेज में समझा दिया है।
ठीक है, आसान लैंग्वेज में समझा दिया है। आगे आप बाकी पैसिव क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये सब हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने समझा दिया है आपको आसान शब्दों में। आसान शब्दों में पैसिव वही है कि अगर एक्टिव है आपका सेंटेंस तो आपका सब्जेक्ट मार पीट के आएगा, अगर अब पैसिव है आपका सेंटेंस तो आपका सब्जेक्ट मार खा के आएगा। यही फर्क है एक्टिव में और पैसिव में। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखा मैंने, देखिए सेंट आपकी क्या है, वर्ब है। सेंड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहां पे बीन किसकी फॉर्म है, बी की ही तो फॉर्म है, तीसरी फॉर्म। बी की तीसरी फॉर्म को ही तो बीन बोला जाता है, तो मैं कहूंगा ये आपकी V3 है और ये बी की फॉर्म है। अगर ये बी प्लस V3 है तो मैं क्या कहूंगा, पैसिव बन गया यार, पूरा पैसिव बन गया। अगर ये पैसिव ही बना है तो आप एक बात बताइए, 8 लेटर्स, जो 8 लेटर हैं, 8 लेटर मतलब पत्र, 8 पत्र किसी को भेजेंगे या 8 पत्र को भेजा जाएगा। 8 पत्र ऐसा थोड़ी ना 8 पत्र मिले, उन्होंने मुझे उठाया और मुझे उठा के डिस्पैच कर दिया, ऐसा करेंगे नहीं। 8 पत्र मुझे उठा के डिस्पैच नहीं करेंगे, मैं 8 पत्र को उठाऊंगा और डिस्पैच कर दूंगा। मैं 8 पत्र उठा के डिस्पैच कर सकता हूं, 8 पत्र कुछ नहीं कर सकते, वो पैसिव किस्म के लोग हैं, उन पर कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत कर सकता हूं, मैं एक्टिव हूं। तो बेसिकली 8 पत्र अगर हमारा सब्जेक्ट है तो सेंटेंस किसमें रहा होगा, पैसिव में रहा होगा। तो यानी मैं इसको भी किसमें बताऊंगा कि ये भी क्या है, पैसिव है। क्लियर है भाई, एक्टिव का और पैसिव का डिफरेंस सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव का और पैसिव का। अगर इस सेंटेंस में मैं आपसे कहूं, जो 7वें नंबर का हमारा सेंटेंस है, इसमें मैं आपसे बोलूं कि चलो भाई इसमें मुझे फटाफट से बताएंगे कि कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। तो देखो यहां पे आप देखा, हैव भी हेल्पिंग वर्ब में आता है और बीन भी हेल्पिंग वर्ब में आता है और ये सेंट भी वर्ब है। तो अगर आपको इस सेंटेंस में बताना है हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो सबसे पहले आपने देखा वर्ब का लास्ट पार्ट क्या है, सेंट। तो ये जो सेंट है ये तो हो गया मेन वर्ब, और बचा क्या, सेंट के बाद में जो भी पार्ट हमारा बचा है, और बचा है हमारा हैव बीन, पूरा का पूरा हैव बीन बचा है। तो मैं कहूंगा ये हैव बीन पूरा का पूरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो जो लास्ट का शब्द रहता है वो मेन वर्ब होता है, उससे पहले जितना भी बचा वो सारा का सारा आपका हेल्पिंग वर्ब में आता है, हेल्पिंग वर्ब में आता है। ठीक है, अरे नहीं, रिकॉर्डेड डिलीट नहीं करेंगे, चिंता ना करें, रिकॉर्डेड डिलीट नहीं होंगी, रिकॉर्डेड रहेंगी। आप ऐसी चिंताएं बिल्कुल भी ना करें, इन चिंताओं से आपका कोई लेना देना भी नहीं होना चाहिए, इन चिंताओं से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो भाई बी का समझ आ गया सबको। आ जाते हैं एक बार डू पे, जल्दी से डू पे भी आ जाते हैं। ठीक है, अब डू के बारे में देखते हैं कैसे होगा। डू के बारे में हम देखते हैं, डू का यूज हम कर सकते हैं एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से भी डू का यूज कर सकते हैं। जब भी हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से डू आएगा तो टू मेक नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विथ पास्ट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम टेंस पढ़ेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा डिटेल में समझ आएगी, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं कि डू को कहां यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो या नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो ऐसे केस में हमें डू की जरूरत पड़ती है, डू की जरूरत पड़ती है। अब डू की फॉर्म्स की बात कर लेते हैं एक बार। डू की फॉर्म्स भाई कौन सी होती हैं, वो ये इस ब्रैकेट में आपको लिखी मिल जाएंगी। डू की फॉर्म्स में अगर B1 में बात करते हैं तो डू होती है और डज होती है। डज जो कि सिंगुलर के लिए आता है और डू जो कि प्लूरल के लिए आता है। डू किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। तो डू सिंगुलर के, डू प्लूरल के लिए आता है और डज सिंगुलर के लिए आता है। अगर V2 की बात करता हूं तो डिड होती है, अगर V3 की बात करता हूं तो डन होती है, V1 ING डूइंग होती है। तो आपके ये फॉर्म हो गई वर्ब, ये हो गई फॉर्म्स। जब डू आपका हेल्पिंग वर्ब के तरीके से आता है, डू जब भी आपका हेल्पिंग वर्ब के तरीके से आएगा तो डू के बाद में जो फॉर्म आएगी वर्ब की वो V1 होगी, यानी डू के बाद में भी V1 आएगी और डू की ही फॉर्म है डज, डज के बाद में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी और डिड के बाद में भी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो हमेशा और हमेशा आपकी फर्स्ट फॉर्म लेता है क्या, डू। डू हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है। जब डू एक मेन वर्ब के तरीके से आता है तो इसके साथ में हमेशा नाउन आता है। डू जब मेन वर्ब के तरीके से आता है तो इसमें हमेशा नाउन आता है। ठीक है, अरे इंग्लिश की थ्योरी 100% कंप्लीट हो जाएगी, चिंता ना करें, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, सीपीयू से पहले करा दूंगा। ठीक है, तो डू आपका यहां पे इस तरीके से यूज होता है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं भाई। एग्जांपल ये हैं, ही डज नॉट गो टू। अब देखो गो आपकी क्या है, वर्ब है, तो ये डज जो है ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब पता एसएससी क्या क्वेश्चन देता है,
जैसे नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, सी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। अब देखो डिड है हेल्पिंग वर्ब, तो अटेंड क्या हो जाएगी, मेन वर्ब। तो आपका ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब हो जाएगी। एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, एसएससी क्वेश्चन दे देगा आपको सी डिड नॉट अटेंडेड, ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। सी डिड नॉट अटेंडेड द मीटिंग। एसएससी हर साल 3 से 4 क्वेश्चन, हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है जहां पे वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है इस पे आता है क्वेश्चन, ठीक है। अरे कल वाली क्लास डिलीट नहीं हुई है, उसमें जो आगे का पार्ट था उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा वीडियो आ रखी थी, उसको ट्रिम करने के लिए उसको हटाया है, अभी दोबारा अपलोड हो जाएगी वो, चिंता ना करें, ठीक है। अब देखो एसएससी ऐसे क्वेश्चन देगा, यहाँ पे डिड दे दिया और यहाँ पे V2 दे दी, और अभी हमने क्या पढ़ा था कि डू की कोई भी फॉर्म हो उसके साथ में क्या आता है आगे, V बनाती है। तो हमें V2 नहीं लगानी है, हमें किसकी जरूरत है, V1 की जरूरत है, हमें जरूरत है V1 की, हमें जरूरत है V1 की। तो अटेंडेड नहीं होगा, अटेंड होगा। ऐसे एसएससी में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, हमेशा बहुत आते हैं। तो पास्ट इंटरोगेटिव हो या पास्ट का नेगेटिव हो, हमेशा क्या आएगा, वी बनाएगा, वी बनाएगा डिड के बाद में, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में एसएससी ऐसे करके केम देगी, क्या देगी, वाई डिड यू नॉट केम, तो केम नहीं लगाना है आपको, क्या लगाना है, कम लगाना है। एसएससी हमेशा इस तरीके से गेम खेलती है। सी डज हर वर्क ऑनेस्टली। अब देखो यहाँ पे हर वर्क दे रखा है, हर वर्क का मतलब ये वर्क नाउन का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। अगर ये नाउन है तो ये जो डज है, अब देखो ये आगे नाउन आ गया, वर्ब तो दूसरी नहीं है, अब कोई और वर्ब नहीं है, तो डज क्या है, मेन वर्ब ही तो होगी, कोई और तो बचा नहीं जिससे ये कह दे भाई तू मेन बन जा, मैं तो हेल्पिंग ही रहूंगा, कोई और है ही नहीं जिसको मेन बनाए, तो डज को यहाँ पे मजबूरन खुद को मेन वर्ब बनना पड़ेगा, ठीक है। आगे मैंने लिखा वाई डिड यू, अब इसमें देखो कम आपकी क्या है, वर्ब है V1, ठीक है, और डिड आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आगे मैंने देखा हाउ डू यू मैनेज, मैनेज आपका क्या है, वर्ब है, ठीक है, V1, और ये जो डू है आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इस तरीके से आप वर्ब की फॉर्म्स देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप वर्ब की फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा लिख देंगे। अब इसमें एक चीज और जो आप में से कुछ बच्चों को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हो शायद, डू डज और डिड, डू डज और डिड को कभी कभी हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अलावा भी यूज कर लेते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी यूज कर लेते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, किसी एक्शन को एम्फेसाइज करने के लिए। लेकिन सर आपने तो अभी बताया ही नहीं, मैंने नीचे ये भी लिख रखा है वी शैल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट लेटर, हम इस कॉन्सेप्ट को बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्रैकेट में बना हुआ है, ये जो गोले में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा लेट डिस्कस करेंगे जब हम टेंस पढ़ रहे होंगे, तो टेंस में इसको डिस्कस किया जाएगा, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यूसेज ऑफ हैव के, हैव के क्या क्या यूज होते हैं उसके यूज कर लेते हैं। क्या यूज होते हैं भाई हैव के, एज हेल्पिंग वर्ब, हैव को हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी यूज किया जा सकता है मेन वर्ब के। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें फॉर्म्स देखनी है। तो हैव की अगर फॉर्म्स की मैं बात करता हूं तो हैव की V1 होती है हैव, जो कि प्लूरल होती है, क्या होती है, प्लूरल फॉर्म होती है ना भाई। और जो हैज होती है वो सिंगुलर होती है, कौन सी होती है, सिंगुलर। तो आप समझ सकते हैं अगर हैव को हमने प्लूरल के साथ में यूज करना है तो हैव आएगा, अगर सिंगुलर के साथ में यूज करना है तो हैज आएगा, और अगर इसको पास्ट में यूज करना है V2 में तो हैड आएगा। और कायदे से इसका V3 भी हैड ही होता है, V1 ING इसका हैविंग हो जाता है, हैविंग हो जाता है, ठीक है, आपका हैविंग हो जाता है V1 ING। जब ये हेल्पिंग वर्ब के तरीके से आती है तो हैव के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है, वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हैव के बाद में कोई भी जो वर्ब आएगी वो हमेशा और हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। कौन सी फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी, हमेशा, ऑलवेज। एज मेन वर्ब भी हम करते हैं, कभी कभी हमारा क्या होता है, हैव को हम मेन वर्ब के तरीके से भी यूज करते हैं, और जब हमारी मेन वर्ब होती है हैव तो उसके साथ में हमेशा और हमेशा क्या आता है, एक
नाउन आता है। क्या आता है मेरे भाई? नाउन आता है। तो हैव के बाद में क्या आता है? नाउन आता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है पजेशन दिखाना। क्या दिखाना? पजेशन। आप कहोगे सर हम कभी कभी खाना खाने के लिए भी तो हैव यूज करते हैं। करते हैं, इसीलिए मैंने यहां लिख रखा है कि हैव के जो बचे हुए यूसेज हैं, कब खाना खाने के लिए करते हैं, कब नहाने के लिए करते हैं, और कब हम वॉक करने के लिए करते हैं। हैव के बहुत सारे यूसेज होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे जब हम वर्ब पढ़ रहे होंगे। तो जब हम वर्ब चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैं वहां पे बताऊंगा आपको कि हैव को कहां कहां यूज और कर सकते हैं। तो हैव के जो बाकी के यूसेज हैं, तो अदर यूसेज ऑफ हैव विल बी एक्सप्लेन्ड व्हेन वी स्टडी वर्ब। ठीक है, तो जब हम वर्ब पढ़ेंगे उस टाइम पे हम आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि हैव को और कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। अब अगर एग्जांपल्स की बात करता हूं हैव के, तो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल एट येट। देखो अब आपने देखा गॉन आपका क्या है? V3। अगर ये V3 है तो हैज आपका क्या है? हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है। और जब भी एक चीज ध्यान रखना पीछे वाली स्लाइड में, जब भी आपका हैव प्लस V3 आएगा, हैव प्लस V3 आएगा, तो आपका टेंस होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बनाने के लिए यूज करा जाता है प्लस V3 का। तो ये कौन सा टेंस है? हैज, क्योंकि प्रेजेंट की फॉर्म है और इसके साथ में V3 आ रखा है, तो मैं कहूंगा प्रेजेंट का परफेक्ट है। आगे मैंने लिखा सी हैज नॉट कम टू द मीटिंग, वो मीटिंग के लिए नहीं आई है। अब देखो कम आपकी V3 है, हैज आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, तो अगेन प्रेजेंट का परफेक्ट। सी हैड अ कार, अब देखो कार है उसके पास में, क्या हैड के बाद में कोई वर्ब है? नहीं है। अगर कोई वर्ब इसके साथ में नहीं है तो मैं क्या कहूंगा? इसका मतलब है ये सेंटेंस में जो हैव है वही मेन वर्ब है, और कोई दूसरी वर्ब नहीं है, तो यही मेन वर्ब है। यही मेन वर्ब है, तो हम कह देंगे कि यहाँ पे ये मेन वर्ब है। आगे वाई हैव यू नॉट कम टू द पार्टी, आप मीटिंग मतलब पार्टी में कम आई क्यों नहीं? तो कम आपकी वर्ब है और हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, परफेक्ट टेंस है। आगे राम हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट। अब देखो दोनों आ रखे हैं, हैज भी आ रखा है, हैड भी आ रखा है। इसमें ये वाला जो हैज जो पहले आया है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है? मेन वर्ब है। अब दोनों एक साथ आ गए, तो बताइए कैसी बात है? इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि दोनों कब कब एक साथ आ सकते हैं। इसको थोड़ा सा समझाएंगे हम जब हम पढ़ेंगे वर्ब को डिटेल में। ठीक है, अभी क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहे हैं इसीलिए इसको अब अभी नहीं बताएंगे। अब अगला पार्ट आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम आज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास को खत्म होने से पहले मैं आपको एक जो खास बात बता देना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो क्लास आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरी की पूरी क्लासेस आपको डेली के डेली देखने को मिले, आप कायदे से ये क्लासेस देखते रहें, तो आपको ये बैच ज्वाइन करना है बस। ठीक है, आपको ये बैच जरूर ज्वाइन कर लेना है। इस बैच में ही ये सारी क्लासेस चलेंगी। देखो बैच की कॉस्ट हमने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस पे हमने बैच आपको प्रोवाइड कराया है। इंग्लिश का एक ऐसा बैच, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन में जो बहुत बड़ी दिक्कत बनती है वो इंग्लिश बनती है, तो इंग्लिश आपकी दिक्कत ना रहे इसीलिए हमने आपके लिए ये बैच लेके आए हैं। एकदम जीरो लेवल से न सिर्फ पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ को समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि एक देसी तरीका निकाला जाए जिससे कि आपको सब कुछ याद रह पाए, जिससे कि आप सब कुछ कर पाएँ। ये बैच शुरू हुआ है 17 तारीख से, और ये हिंदुस्तान में जितने भी एग्जाम आपके होते हैं, जितने भी एग्जाम आपके होते हैं जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज आती है, उन सब के लिए ये बैच है। उन सब के लिए, चाहे वो इंग्लिश प्री में आती हो, चाहे वो इंग्लिश मेंस में आती हो, किसी में भी आ रही है, सब के लिए ये बैच इनफ है। इस बैच में आपको क्या क्या मिलता है? इस बैच में मिलती है 2 साल की वैलिडिटी, एकदम अपडेटेड कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जो कि बिल्कुल अपडेटेड है, लास्ट जो हमारा एग्जाम हुआ वहां तक अपडेटेड है। साथ साथ में प्री की भी तैयारी कराएंगे, मेंस की भी कराएंगे, और साथ में मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी तैयारी। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर की भी तैयारी मिलती है आपको। इस बैच में ग्रामर कराई जाएगी, वोकैब कराई जाएगी, कॉम्प्रिहेंशन कराया जाएगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और साथ साथ में जो लाइव क्लास है उसी की रिकॉर्डेड वीडियो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर प्रोवाइड करा दी जाती है उसको प्रोसेस करने के बाद में। तो बेसिकली लाइव क्लासेस के साथ साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलती रहेंगी। फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। ये जो शानदार से नोट्स आप देख रहे हैं, जो शानदार तरीके से मैंने पूरे बॉक्सेस वगैरह बना रखे हैं, सब कुछ, ये सारे के सारे नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे, और साथ में लाइव डाउट सेशंस भी होंगे हर चैप्टर के बाद में। चैप्टर के बाद में तो होंगे ये जो चैट में आप लाइव मैसेज कर रहे होते हो ना, इनको भी मैं डाउट में बार बार देखते हो ना आप, मैं बताता रहता हूं आपको कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, तो सारे के सारे डाउट सेशन भी होंगे। अब बात आती है फीस की कि सर फीस तो बता दीजिए कितनी है। देखो फीस हम बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, इस बैच के हिसाब से ये फीस काफ़ी कम है, क्योंकि जितनी चीज़ें इस बैच में आपको मिल रही हैं कहीं नहीं मिलेंगी। ग्रामर भी, वोकेबलरी भी, कॉम्प्रिहेंशन भी, सब कुछ।
897 इसकी फीस रखी है, जो कि काफ़ी कम है इस बैच के हिसाब से। अब कुछ लोगों को अगर ऐसा है कि भाई मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी, अगर आप मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स के एकदम बहुत ही शानदार टीचर हमारे पास हैं, आप सब जानते हैं, आदित्य रंजन सर। ठीक है, आदित्य रंजन सर मैथ्स पढ़ाते हैं। विक्रम सर रीजनिंग के जादूगर टाइप में हैं, विक्रम सर रीजनिंग के पूरे जादूगर हैं, और विक्रमजीत सर पढ़ाते हैं आपको रीजनिंग। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह, एक ही बैच में आपको हर चीज बिल्कुल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से पढ़ने को मिले, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? उससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। और एक ही जगह पे क्या मिल रहा है आपको? मिल रहा है रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर, मैथ्स बाय आदित्य रंजन सर, और इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जैसी भी पढ़ा पाता हूँ, आप देख ही रहे हैं कैसी पढ़ाई है मैंने। तो आपको सब कुछ मिल जाता है। तो आपने अगर अब तक बैच नहीं ज्वाइन किया है तो ये बैच जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो ये बैच जरूर ज्वाइन कर लें आप सारे के सारे लोग, अगर आपने अब तक इस बैच को परचेज नहीं किया है। कॉम्बो लेने का फायदा क्या हो जाता है? कॉम्बो में एक्चुअली में क्या होता है, आपको जैसे अगर आप बैच लिया इंग्लिश का लगभग 900 रुपये, रीजनिंग 900 रुपये, मैथ्स 900 रुपये, हो जाते हैं 2700 रुपये। 900 इंटू 3 2700 रुपये। लेकिन अगर आप कॉम्बो लेते हो तो आपको मिल जाता है 2100 रुपये में, मतलब 600 रुपये का सीधा सीधा फायदा। तो आप कॉम्बो बैच ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में मैं आज की इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करता हूं। कल भी हमारी क्लास होगी जिसमें हम बेसिक्स आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें हम बेसिक्स आगे पढ़ाएंगे। मैं हर क्लास के लास्ट में नहीं, बीच में भी आपके डाउट्स लेता रहूंगा। मेरी क्लासेस में डाउट्स पूरे आपके लिए जाएंगे। आपको 1% चिंता करने की जरूरत नहीं है डाउट्स की, स्पेशली मेरी क्लासेस में। मेरी क्लासेस मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी क्लासेस हमारी हैं वो अट्रैक्टिव रहें। क्लासेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे को लगे कि मुझे सीखने को मिल रहा है, मैं सीख भी पा रहा हूं, और न सिर्फ सीख पा रहा है बच्चा, बल्कि मैं उसके सारे डाउट्स क्लियर हो पा रहे हैं। आप जितने भी टॉपर्स हैं कभी उनसे पूछना, हर टॉपर आपसे एक ही बात कहेगा, देख भाई कुछ हो ना हो डाउट्स जरूर क्लियर हो जाने चाहिए। डाउट्स का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। तो डाउट्स मेरी क्लास में सारे के सारे आपके क्लियर होते रहेंगे। इस बैच के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ये हमारा नंबर है, इंक्वायरी नंबर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। पूरा नंबर नहीं लगाना है, 99 तक लगा लेना, 99 वाला ना लगे तो 99 की जगह पे 11 लगा लेना, आपका नंबर लग जाएगा। ठीक है, नंबर लग जाएगा तो आप बात कर लेना हमारे इंक्वायरी नंबर पे। इंक्वायरी नंबर पे आप बात करके पूरी की पूरी जानकारी ले सकते हैं इस बैच के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। कितना मज़ा आपको आ रहा है पढ़ने में, कैसे कैसे आप पढ़ रहे हैं, आप मुझे ज़रूर बताते रहें कमेंट वगैरह करके। ठीक है, अगर बैच के बारे में आपको कुछ भी और जानना है तो आप इस इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके हमसे जान सकते हैं। ठीक है, इस इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके हमसे जान सकते हैं, आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ, इसी नोट के साथ में मैं ये वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ नाइस डे।